Hey friend, welcome to Satya Academy. लेट्स की जानकारियाँ हम लोग एकत्रित करेंगे। दोस्तों, टॉप बेस्ट क्वेश्चन एनालिसिस बाय बम बम सर। दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक एंड शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल साथी एकेडमी को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ना देरी करते हुए हम लोग क्लास की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में क्या भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी के बारे में सही कथन है। मतलब कि इनमें जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, उसमें हम लोग को देखना है कि कौन सा सही कथन है। जिसमें कि दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है आपका, जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे आम मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी एक सीटू मिट्टी है। नीचे दिए गए कोड को सही विकल्प में चुने। जिसमें कि दोस्तों दिया हुआ है केवल 1, केवल 2, आम मिट्टी के तौर पे इसे जाना जाता है। और दोस्तों, अगर हम लोग इसके बारे में अगर देखते हैं जलोढ़ मिट्टी किस किस इलाके में पाई जाती है, तो वो दोस्तों मैं आपको मैप भी दे दिया हूँ, जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है, फॉरेस्ट है, माउंटेन है, ब्लैक है, लेटेस्ट है, रेड्स है। दोस्तों, एक बार इस मैप को आप जरूर देख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों अगर हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उन राज्यों के साथ झरने के जोड़ों पर विचार करें जहां वे स्थित है। जिसमें कि पहला है दोस्तों पांडगवड़ा, जो कि महाराष्ट्र में है। दूसरा है राहेल, मतलब जो मिलाया गया है वो देखिए, राहेल मध्य प्रदेश। उसके बाद है आपका डुमुडा उड़ीसा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, जिसमें कि आपको ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों ए और बी, मतलब कि दूसरा, दो और तीसरा ही सही है, या फिर आपका दो ही सिर्फ सही है, या फिर तीन ही सिर्फ सही है, या फिर एक, दो और तीन, तीनों सही है। तो दोस्तों, इसके बारे में अगर हम लोग जाने, सबसे पहले हम इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जो कि आपको एक, दो और तीन, एक, दो और तीन, जो कि तीनों का तीनों आपका राइट है। अगर हम लोग देखते हैं तो मैप के माध्यम से भी दोस्तों आप देख लीजिए, मैं इसके लिए मैप भी आपको दे दिया हूँ, जो कि आपकी सारी देख लीजिए, यहाँ पे जो भी नदियाँ हैं वो यहाँ पे आपको दे दिया गया है, किस किस दिशा में आपका कौन सा नदियाँ है। यहाँ पे नेपाल है, बगल में आपका पाकिस्तान है दोस्तों। और यहाँ पे सारी नदियाँ, जितने जितने हम लोग नाम बोले, वो सारी नदियाँ यहाँ पे दोस्तों मेंशन है। और दोस्तों, इसका अगर एक्सप्लेन अगर देखा जाए तो ये आप देख सकते हैं कि पंडगावा झरना नवी मुंबई के उपनगर घाघर में स्थित झरना है, लगभग 107 मीटर ऊंचा। इस झरने की प्राकृतिक इजी डूबी के लिए मात्रा है और रानी जलप्राप्त भारतीय भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित केनी नदी के प्राकृतिक झरना है। और डुमरा जलप्रपात 175 मीटर ऊंचा है, जो कि उड़ीसा में कोरापुट जिले में स्थित है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, एक बार दोस्तों आप लोग मैप को भी एक बार ध्यान से आप देख लेना, जो कि आपको पीडीएफ हमारे ग्रुप साथिया एकेडमी पे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपने संबंधित नदियों के साथ बांधों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। जिसमें कि दोस्तों पहला है बगलिहार, जो कि ब्यास में, नाथपा झाकड़ी, जो कि सतलुज में, और तीसरा जो है कि मेट्टूटूर बांध, जो कि कावेरी है। और दोस्तों, इसमें से हम लोग को देखना है कि इसमें से सही आपका कौन सा है। तो क्या दोस्तों अगर देखा जाए तो दोस्तों बागलिहार ब्यास, क्या ब्यास नदी है? सॉरी, ये तो आपका गलत ही हो जाएगा दोस्तों। और आपका नाथपा झाकड़ी सतलुज, यस ये आपका सही है, और तीन आपका सही है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा सी आपका, जिसमें कि आपका दो ऑप्शन एंड तीन ऑप्शन दोनों आपका 100% सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसके बारे में दोस्तों अगर हम लोग देख रहे हैं तो देख लीजिए दोस्तों, आपका बागलिहार हाइड्रोजनिक पावर प्रोजेक्ट है, जो भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के दक्षिण ओडा जिले में रखा गया। और नाथपा झाकड़ी बांध, जो हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पे है, गुरुत्वाकर्षण और मोटे 1934 में निर्मित भारत के सबसे गंभीर बांधों में से एक है दोस्तों। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग देखते हैं, और इसका एक बार आप ये देख लीजिए, मैप जितना भी आपका ब्लू एरियाज है, ये सब वो सबको आप एक बार ध्यान में देख लेना, ये पूरे रिवर के बारे में बताया गया है। और दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, तो दी गई जानकारी की मदद से राज्य को पहचाने। जिसमें कि पहला ऑप्शन है गाइज, राज्य का उत्तरी भाग एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है, उत्तरी भाग, और राज्य का मध्य भाग जो कपास की खेती के लिए जाना जाता है। नकदी फसलों की खेती इस राज्य में खाद्य फसलों पर प्रमुख
होता है, जिसमें कि दोस्तों इसका ऑप्शन है ए गुजरात, बी है आपका मध्य प्रदेश और सी है आपका बी है आपका आंध्र प्रदेश, सी है आपका मध्य प्रदेश और डी है दोस्तों आपका वो है आपका पंजाब, जिसका कि दोस्तों आपको राइट आंसर हो जाएगा ए गुजरात। गुजरात ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों इसके बारे में अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो एक बार यहाँ पे मैं आपको इसका मैप सबमिट कर दिया हूँ, जो कि अब ये गुजरात का आपका है, जिसमें कि आपको सारी जानकारियाँ जो है कि आपको दिया हुआ है, जिसमें कि आपको कहा जाता है राज्य के उत्तरी भाग में एक अर्ध शुष्क सेल है, जो कि वो भी आपका सही है दोस्तों। उसके बाद फिर आपका क्या कहते हैं, राज्य के मध्य कपास में खेती के लिए जाना जाता है, ये देख रहे हैं आप, खेती जो ग्रीन है वो आपका खेती के लिए है। और उसके बाद जो है दोस्तों नकदी फसलों की खेती इस राज्य में होती है, ये आपका सही। एक बार आप इसे गुजरात का ये मैप है, एक बार आप इसे देख लेना दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ओकारेश्वर जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है, जिसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपको बी नर्मदा नदी के से आपका ये सब, जिसमें अगर नर्मदा नदी के बारे में दोस्तों अगर जानते हैं, तो आक्रोश जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मधत्ता ग्राम में आकोरावर मंदिर के पास है, जो कि यह पनबिजली परियोजना के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में अगर हम लोग एक्सप्लेन देखते हैं, तो मैं यहाँ पे नीचे में आपको पूरी अच्छी तरह से आपका कर दिया हूँ, एक बार आप इसे ज़रूर देख लेना। और इसका नोट्स आपको साथिया एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, तो दोस्तों इसका मैप है दोस्तों, एक बार आप इसे ज़रूर ध्यान से देख लेना कि किस प्रकार से क्या कहा गया है। मैंने आपके लिए इसमें मैप भी मैं आपको इसमें ऐड कर दिया हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें क्या है कि भांगर और खादर के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें, जिसमें कि पहला है, जबकि भांगर पुरानी जरूरत मिट्टी है, खादर नया जरूरत मिट्टी है, या फिर भांगर खादर की तुलना में चूने और कंकड़ सामग्री में समृद्ध है, उपरोक्त कथनों पर कौन सा सही होगा, जिसमें कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है एक ही, दो ही, या फिर एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों सी, एक और दो आपका दोनों सही है। अगर इन दोनों के बारे में दोस्तों अगर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दूं, भावर बोर्ड हिमालय की तलहट से सटा हुआ और इसमें बोल्ड कंकल होते हैं। इस नदी के धारा नीचे ले जाया जाता है, जिसमें कि भावर दोस्तों। और इसका जो आपका है कि मैं आपके एंड एक और दो दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसके बारे में अगर देखने की अगर आप कोशिश करें, तो मैं आपको यहाँ पे इसका सारा इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया हूँ दोस्तों, एक बार आप इसे ज़रूर देख लेना। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, और दोस्तों इसका मैं मैप भी आपको यहाँ पे लगा दिया हूँ, एक बार आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें कि आपको ग्रीन जो है वो आपको फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स के बारे में बताता है, और ये जो बीच में जो कलर है ये आपको एलोवेल्स, उसके बाद रेड जो है वो रेड एंड येलो के बारे में बताता है, ब्लैक मतलब मिट्टी के बारे में, कहाँ पे रेड येलो है, कहाँ ब्लैक है, क्या रेड मैटर, कहाँ एरिड है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन देहरादून में स्थित नदी है, जिसमें कि पहला है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, दूसरा है भारतीय वन सर्वेक्षण, तीसरा है भारत का वन्यजीव संस्था या हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, जिसका कि दोस्तों आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी नंबर आपका, सॉरी दोस्तों आंसर जो हो जाएगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों बी। और दोस्तों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं दोस्तों, ये आपके इसके नीचे मैं आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर दिया हूँ, एक बार आप इसे ज़रूर देख लेना। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए मैप है, जो कि ईस्टर्न कोवर्ड है, जिसमें कि ड्राम साइट है आपका, और ड्वार्सवर ब्रेज है आपका, उसके बाद पोलावरम है आपका, रविगुडम है आपका, वेस्ट गोदावरी है आपका यहाँ पे, उसके बाद फिर दोस्तों आपका राजा हुमड्री है यहाँ पे आपका, उसका वे ऑफ बंगाल, ये आपका वे ऑफ बंगाल हो गया। ये यहाँ पे आपका ये जो है गोदावरी रिवर है दोस्तों, ये जो आपकी ब्लू कलर की रेखा देख रहे हैं, और यहाँ पे ये आपका ईस्ट गोदावरी, यहाँ पे डैम साइट है, यहाँ पे ही आपका डैम लगाया हुआ है, ये डैम है आपका। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं, तो दोस्तों 9 नंबर की क्वेश्चन है, जिसमें कि है आपका कृष्ण गोदावरी केजी वेनिस, जिसमें कि आपको देखा गया पहला जो दिया गया है भारत का सबसे बड़ा
बड़ा बेसिन है। दूसरा है आपका ओलिविक रिडे कछुओं का घर है। और तीसरा आपका हो गया तंग तेल एवं तंग गैस भंडार की अच्छी संभावनाएं हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 और 3, जो कि आपका 100% सही है। 2 और 3 आपका दोस्तों, ये 2 नंबर और 3 नंबर सही होगा। तो और देखिए 2, 2 और 3 कहाँ पे, वो है बी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा। तो इसके बारे में अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं, जो कि पहला कथन गलत है, क्योंकि इसमें दोस्तों पहला कथन गलत है, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना है। दोस्तों ये आपका देख लीजिए। उसके बाद फिर फर्स्ट सेकंड सेकंड और थर्ड दोनों आपका सही ही है। और दोस्तों इसके बारे में अगर आप देख लीजिए, यहाँ पे नदी के बारे में भीमा है, यहाँ पे कोयना है, यहाँ पे आपका उसके बाद फिर वराडा है, यहाँ पे आपका ये देख लीजिए कृष्णा नदी है आपका, यहाँ पे भीमा नदी, यहाँ पे आपका देख लीजिए आप, यहाँ पे वेदावती है, यहाँ पे टुंगा है, यहाँ पे ये सारी नदी है, जो कि आप एक बार आप इसे देख लेना दोस्तों। तो और दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ, तो आपका ये फिर गोदावरी बेसिन का अगर बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी आप देख लीजिए कहाँ पे क्या है। श्री राम सागर है आपका, धरना है, वर्धना है, पेंगनिंग है, ऊपर बेंगन है, कनान है, ये सारी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो इसमें मैं जो आपको सेट किया हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का दोस्तों, निम्नलिखित फसल में से 200 सेंटीमीटर और ढलान वाली पहाड़ियों की वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में आदर्श होता है, जिसमें कि दोस्तों ऑप्शन में है आपका कपास है दोस्तों, उसके बाद फिर आपका चाय है दोस्तों, फिर उसके बाद दोस्तों आपका मक्का है दोस्तों, उसके बाद फिर आपका जूट है दोस्तों। और दोस्तों जिसका जो है पहाड़ी एरिया में जो के वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में सिंपल था, आप लोग को भी इसका आंसर ज़रूर मालूम होगा, मैं ऐसा करता हूँ। इसका जो है कि नीचे में मैं आपको इसके बारे में बता दिया हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया हूँ दोस्तों, एक बार आप इसे ज़रूर देख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों अगर हम लोग चलते हैं, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों यहाँ पे इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैप भी दे दिया, और रेनफॉल मैप है यहाँ पे, जो कि इंडियन एनुअल एवरेज रेनफॉल मैप है, जिसमें कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश भोपाल के इलाके में ये जितना ये दिख रहा है, यहाँ पे ये रेनफॉल जो कि है एनुअल में इधर ज़्यादा होता है बारिश के मुकाबले। और नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो सबसे कम है उसमें 20 सेंटीमीटर होता है। उससे थोड़ा जो रंग है ये वाली जो एरिया जो पाकिस्तान साइड में है, जो कि वो हम देख रहे हैं, और यहाँ पे ये बीच महाराष्ट्र के थोड़ा इधर अंदर में है, उसमें आपको 20 से 40 सेंटीमीटर होता है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते, और ये जो हम लोग जो देख रहे हैं इधर दोस्तों म्यांमार साइड, या फिर हो गया इधर गोवा साइड, पनाज साइड, तो इधर जो है कि सबसे ज़्यादा ओवर 250 सेंटीमीटर की बारिश होती है। तो दोस्तों ये आप नोट एक बार आप इस मैप को ज़रूर देख लेना अच्छी तरह से, और आप अपना नोट्स प्रोवाइड कर लेना। और दोस्तों अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी मोनोकल्चर फसल किसानों को तत्काल आय प्रदान करती है, जिसमें कि दोस्तों फर्स्ट है आपका चाय, दूसरा है आपका रबर, तीसरा है आपका गन्ना, और चौथा है आपका कॉपी। अब कहा गया है नीचे नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प कौन सा है। तो दोस्तों नीचे दिए कोड में देखिए सबसे पहला कोड है आपका 1 और 2, दूसरा में है 2 और 4, तीसरा में है दोस्तों 3 और 4, और चौथा डी में है दोस्तों 2, 3 और 4। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1, 3 और 4। इसका राइट आंसर, सॉरी दोस्तों इसमें थोड़ा सा मुझे, इसमें दोस्तों जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1, 3 और 4, जो कि आपका राइट हो जाए। नकदी फसलों में जो कि किसानों को तत्काल नकदी करती है वो है आपका चाय, गन्ना और कॉफ़ी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों मैं आपका 3 ई दे देता हूँ, ऑप्शन 1, 3 और 4। बाय चांस इसे टाइपिंग के टाइम में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, या तो दोस्तों यहाँ पे 2 के जगह पे जो है वो आपका 1 हो जाएगा, सॉरी 2 के जगह पे 1 ही हो जाएगा, तो जो तब आपका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि वो मिस्टेक से वो टाइपिंग करने टाइम में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा। और इसके बारे में दोस्तों कोई बात नहीं, मैं नीचे में आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर भी मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ दोस्तों, एक बार आप इसे ज़रूर देख लेना, ये रहा आपका। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे वो है आपका, और यहाँ पे मैं आपको नीचे में
मैप भी दे दिया हूँ, जो कि ज्योग्राफी क्लास हो या कोई जो मैप होना ज़रूरी है दोस्तों, जिससे कि मैप से भी बड़ी बातें हम लोग समझ सकते हैं कि क्या है, नहीं है, कैसे है, कहाँ पे क्या देखा जाए, वो सब। जैसे कि शुगर केन के बारे में देखिए, शुगर केन सबसे ज़्यादा अपना यूपी वाले क्षेत्र में देखिए शुगर केन जो कि ज़्यादा होती है। और कॉटन की बात करते हैं तो वो इस एरिए में आपको ज़्यादा होती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं, आलू हो गया, ये सब साइड में आपको टी होता है। उसके बाद फिर दोस्तों अगर हम लोग कॉफ़ी की बात करते हैं तो कॉफ़ी आपका चला गया, कॉफ़ी आपका ये क्षेत्र में आपका ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कि भारतीय कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला में दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो भारत में दुनिया का सबसे बड़ा फसली क्षेत्र और फसल में क्रॉपिंग पैटर्न्स का बोलबाला है। एक भारतीय कृषि क्षेत्र का औसत आकार ये होता है। तो दोस्तों है ए और 1 और 2, सी में है 2 और 3 और डी में है दोस्तों 1, 2 और 3। और इसका दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका इसमें से तीनों सही है, इसलिए दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, जिसमें 1, 2 और 3 तीनों आपका सही है। नीचे में अगर इसका एक्सप्लेन देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको दे भी दिया हूँ नीचे में। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा फसली क्षेत्र है। भारत के खाद्यान्न में क्रॉपिंग और पद्धति आजान फसलों पर हावी होती है, जिसमें कि दोस्तों अगर आप देखते हैं कि भारत क्षेत्र का औसत आकार बहुत छोटा है, लेकिन 2 हेक्टेयर से नीचे है, जो भी भारतीय किसानों को लगभग 80% यहाँ पे ज़मीन, जो कि 80% जो है कि किसानी है। और दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे मैप की तरफ से अगर हम लोग समझे दोस्तों, तो सबसे बारे में आप देख लीजिए चावल की खेती किस किस एरिया में सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि चावल की खेती आपका देख लीजिए। उसके बाद वीट जो हो गया, वीट का खेती इस एरिया में होती है। और उसके बाद दोस्तों ये साड़ी है दोस्तों, एक बार आप इसे ज़रूर 100% आप इसे देख लेना मैप को, क्योंकि उतना समय नहीं है दोस्तों, क्योंकि समय बहुत आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा फसल संयोजन की संख्यायिक विधि का लाभ उठाने वाला पहला है, जिसमें कि दोस्तों ऑप्शन है आपका बॉन मथुन, दूसरा में है आपका बेकर, तीसरी में है आपका बुनकर और उसके बाद डी में है आपका विथल से। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी, सी आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा सर है। इसके बाद में इसमें कि आपको बताया गया है कि देखिए 1954 ईस्वी में आपको जो है कि वो आपका विवश फसलों के संयोजन की संख्यात्मक पद्धति का लाभ उठाने वाले पहले व्यक्ति थे, और ये संख्यात्मक सूत्रों के अनुसार अधिक वैज्ञानिक पर आधारित है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 15, जिसमें कि आपको क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से 20 वर्ष की आयु और भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, जिसमें कि दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं, जिसका कि ऑप्शन आपको दिया हुआ है 59.29%, 60.51% और 62.32%, और उसके बाद फिर 65.03%, जिसका कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ए, जो कि है आपका 59.29%। इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों अगर इसके बारे में अगर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों, जी देख लीजिए यहाँ पे 20 वर्ष की आयु और भारत की कुल जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार जो है आपका 59.29% आपको दिया गया है 2011 की जनगणना के मुताबिक दोस्तों। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रजाति को एकीकृत विकास वन्यजीव आवास IDWH योजना के तहत लिंगानुपात जनगणना 2011 के अवरोही क्रम के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था करें, जिसमें कि पहला है पुडुचेरी, दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश, और दोस्तों तीसरा है आपका जो है वो है आपका केरल, और चौथा है आपका तमिलनाडु। और इसके बाद नीचे में जो विकल्प दिया है उसमें से दिया हुआ 1, 3, 2, 4 निम्नलिखित कोड को सही कीजिए, या 2143 या फिर 3214 या फिर 3142, जिसका कि दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 3142। मतलब सबसे पहले आपका आ जाएगा केरल, उसके बाद आपका हो जाएगा पुडुचेरी, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा दोस्तों 4 में आपका है तमिलनाडु, उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी दोस्तों। और इसके बारे में अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे नीचे में नोट्स देखें तो दोस्तों सही अवरोही क्रम जो है कि केरल जो है कि आपका 1084 है, उसके बाद पुडुचेरी आपका 1037 है, तमिलनाडु आपका जो है 996 है, और आंध्र प्रदेश 993 है। तो दोस्तों इसी के मुताबिक अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं, और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जो हूँ वो मैं आपको मैप भी प्रोवाइड कर दिया हूँ, एक बार
मैप आपको 100% आप सही तरीके से एक बार देख लेना दोस्तों, मैप में आपको सारी जानकारी दे दिया गया है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति द्वारा गठित किया जाता है, जिसमें कि दोस्तों आपका ऑप्शन में है 8.6%, 9.63%, 15.1% एंड नन ऑफ दीज। मतलब दोस्तों इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों ए 8.6%, जिसमें कि दोस्तों हम लोग जानते हैं दोस्तों कि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6 अनुसूचित जनजाति द्वारा गठित है। भारत में 425 से अधिक अनुसूचित जनजाति है, और जिसमें कि मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति मैंने आपको नीचे में प्रोवाइड कर दिया है, एक बार आप इसे जरूर देख लेना और अपने कॉपी में भी इसे, अपने नोट्स कॉपी में आप इसे अच्छी तरह से लिख लेना। और दोस्तों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और दोस्तों इसका जो है मैं आपका यहाँ पे इसका भी आपको मैप प्रोवाइड कर दिया हूँ, कितना पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे, उसके मुताबिक आप एक बार इसे जरूर देख लीजिएगा। कलर के मुताबिक मैं यहाँ पे सबमिट कर दिया हूँ। और दोस्तों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 18 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, जिसमें क्या निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप के अधिकारी भाषा है, जिसमें कि पहला ऑप्शन है आपका हिंदी, दूसरा है आपका तमिल, तीसरा है आपका तेलुगु और चौथा है आपका बंगाली। और दोस्तों जिसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए हिंदी, HINDI हिंदी हो जाएगा। जिसके दोस्तों अगर इसके बारे में हम लोग जानते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप की आधिकारिक भाषा हिंदी है। अंग्रेजी को संचालन उद्देश्य के द्वीप की आधिकारिक भाषा में घोषित किया जाता है, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो है आपका बंगाली। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषाएं है, पहला तमिल, दूसरा संस्कृत, तीसरा आपका हो जाएगा कन्नड़, उसके बाद फिर हो जाएगा चौथा आपका तेलुगु, जिसमें कि आपको दोस्तों राइट आंसर भी, जिसमें आपको आंसर के लिए कोड भी दिया हुआ है जो कि 1 और 2, उसके बाद फिर दोस्तों आपका 2 और 4, फिर उसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा 1, 2 और 4, और 1, 2, 3 और 4, और जिसका आगे राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि इसमें आपका तीनों जो है कि वो शास्त्रीय भाषा है भारत का, मतलब सॉरी चारों जो है आपका शास्त्रीय, तमिल, कन्नड़, संस्कृत और तेलुगु, ये चारों आपका राइट जो कि है अपना यहाँ का शास्त्रीय भाषा है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। इसके बारे में मैं आपको नीचे में मेंशन भी कर दिया हूँ। भारत की शास्त्रीय भाषाएं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिशा है दोस्तों, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम दोस्तों चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, DVC परियोजना के तहत निम्नलिखित बांध में से कौन सा निर्माण किया गया था, जिसमें कि तिलैया डैम, मैथल डैम, पंचेत बांध, उसके बाद दोस्तों है आपका उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त में से सभी। ये सारे बांध जो है आपका DVC परियोजना के तहत बनाया गया है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा डी। और दोस्तों इसके बारे में नीचे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया हूँ, जो कि 1948 में DVC की स्थापना हुई थी दोस्तों। 7 बांधों का निर्माण किया गया था, इसमें कि तिलैया, मैथन, पंचेट, बालपहाड़ी, कोनरा, बोकारो और अय्यर है। इसे आप दोस्तों एक बार याद कर लीजिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, इसके बारे में मैं आपको मैप भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हूँ, ये देख लीजिए, सारे बांध के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, एक बार आप जरूर अच्छी तरह से देख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों अगर हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इकाई बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, जिसका कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जिसका कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, नर्मदा, तापी है, महानदी है, उसके बाद फिर दोस्तों आपका कृष्ण नदी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, तापी नदी इज द राइट आंसर। तो इसमें कि देखा जाए इकाई बांध जो है वो तापी नदी पर स्थित है। और इसके बारे में मैं आपको नीचे में आपको नोट्स भी मेंशन कर दिया हूँ, एक बार आप इसे देख लेना। जिसमें अगर हम लोग देखते हैं, इकाई बांध तापी नदी के पार स्थित है। इस बांध का निर्माण मुख्य उद्देश्य तापी नदी का दोहन करना था। यह गुजरात राज्य में स्थित है। और दोस्तों इसमें जिसमें कि देखिए इस नोट्स को देखते हैं, ये हमको पता चल गया कि तापी नदी जो है वो कहाँ पे है, गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों अगर हम लोग चलते हैं, इसका दोस्तों यहाँ पे आपका गुजरात हो गया, यहाँ पे मैं इसका जो पोजिशन है उसके बाद इसको निकाल कर देखिए, तो ये आपका हो गया तापी नदी के किनारे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, जिसमें कि बायोगैस के मुख्य घटक हैं, जिसमें कि आपका ऑप्शन है मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रो और नाइट्रिक ऑक्साइड, सी में आपका मीथेन और नाइट्रिक ऑक्साइड, और डी में है आपका दोस्तों मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका कि दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका डी, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका कि आपका दोस्तों राइट आंसर वो हो जाएगा आपका डी, मीथेन
कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों इसके बारे में मैं जो हूँ आपको नीचे में टाइम टेबल इसका टेबल भी दिया हूँ बायोगैस कंपोनेंट, जिसमें कि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि मीथेन गैस जो है वो आपका मीथेन CH4 जो है वो आपका 55 से 75% है। उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका 30 से 45% है। हाइड्रोजन सल्फाइड 1 से 2% है। नाइट्रोजन आपका 0 से 1% है। हाइड्रोजन भी आपका 0 से 1% है। उसके बाद फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रेस है और ऑक्सीजन जो है कि वो भी ट्रेस है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बायोगैस में जो है CH4 जो कि आपको पता है वो हो गया मीथेन आपका। उसके बाद दोस्तों हो गया CO2 जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और छोटी मात्रा में H2 जिसमें कि आपको देखा जाए तो वो H2S है जो कि आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, ये शामिल होते हैं। तो ये आप दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, और मैं इसका जो है कि पूरे यहाँ पे कंटेंट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हूँ दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों अगर हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला राज्य है जो कि जैविक पर निर्भर करता है। ऑप्शन में आपको दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन में आपका दोस्तों है आपका सबसे पहला ऑप्शन है आपको दोस्तों सिक्किम, दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, तीसरा है आपका केरल और चौथा है आपका अरुणाचल प्रदेश। और इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम राज्य है जो कि भारत का पहला राज्य है जो कि जैविक पर उपलब्ध है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सिक्किम, ए नंबर। इसके बारे में मैं आपको नीचे में आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ हूँ, जिसमें कि देखिए सिक्किम भारत का पहला राज्य जो कि जैविक खेती पर निर्भर करता है। इसमें सूत्रव्रित और कीटनाशक आदि के उपयोग बंद कर दिया गया है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसके बारे में दोस्तों ऑर्गेनिक ग्रोथ के बारे में हम लोग यहाँ पे देखे हुए, एक बार दोस्तों आप इसे जरूर देख लेना। और दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलता हूँ दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई का सबसे आसान स्रोत है, जिसमें कि आपका टैंक है, नहर है, आपका कुएं और ट्यूबवेल और उपरोक्त में से कोई नहीं है दोस्तों। जिसका कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका जिसमें कि आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आपका हो जाएगा, जो कि कुएं और ट्यूबवेल है। इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सी। अगर इसके बारे में जानकारियाँ देखें तो दोस्तों यहाँ पे कुएं और नलकूप सिंचाई के सबसे आसान स्रोत है, लेकिन यह महंगा और भूमिगत जल को कम करने के लिए भी जिम्मेदार है। कुल सिंचित जो है कि 63% जो है कि वेल्स और ट्यूबवेल में भारत में होता है, जिसमें कि आपका जो कि हम लोग देहाती भाषा में बोले तो बोरिंग कराते हैं, बस ये होता है। और दोस्तों इसी के साथ आपका क्विज हो गया दोस्तों खत्म। और दोस्तों आगे अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें हम देख रहे हैं कि दोस्तों साथी एकेडमी जो कि हम यूट्यूब चैनल दोस्तों आप लोग के साथ आप लोग के लिए बनाए हुए हैं दोस्तों। इस पर आपको सारे सुविधा आपको प्रोवाइड किए जाते हैं दोस्तों, जिसमें कि आपको हर प्रकार की क्लास, और बहुत जल्दी कल से दोस्तों आपका जो है कि पॉलिटी का थ्योरी क्लास भी आपका चालू होने वाला है, जिसमें कि दोस्तों आज थ्योरी होगा तो उसका क्वेश्चन कल होगा, जिसमें कि कल जो है हमारा जो कि हम लोग अपना संविधान का प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। कल जो वीडियो जो हम लोग मैं अपलोड करने वाला हूँ बम सिंह, वो आपका संविधान पे का प्रस्तावना को लेके आएंगे कि उसमें किस प्रकार से कितना है, कैसे प्रस्तावना आया, कब हमारे संविधान चालू हुआ, इसके बारे में दोस्तों हम लोग जानकारी देखिए प्राप्त करेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब आप मेरे चैनल को कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप अपने दोस्त को दीजिए अलविदा, बाय बाय, टाटा।